हो रही है? यस मैम। ठीक है। देखो एसएचएम में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसे पूरा स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बता देती हूँ, वो आगे आपके काम है। तो जब भी आपको गिवन हो साइन का फंक्शन π/2 प्लस थीटा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा गिवन, तो वो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो कभी भी ऐसा फंक्शन आपके पास गिवन हो तो उसको एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करना। यही चीज अगर माइनस भी हो तब भी सेम रह जाएगा, एज इन π/2 माइनस थीटा, तभी इसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी। अगर कॉस हो यहाँ पर साइन की जगह इधर, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 प्लस थीटा, लेकिन ये साइन थीटा के डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और अगर ये कॉस है, कॉस π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा की तरह। बस इसको इंटरचेंज करना है। यहाँ पर बस एक चीज याद रखनी है कि माइनस साइन आएगा, बाकी जगह आपका सारा सेम है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन 180, ये तो π/2 था। अगर यहाँ पर है साइन, साइन में आपके पास है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो आपका जो साइन थीटा की वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, ये साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये कॉस है, कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा के डायरेक्टली बराबर नहीं होगा, माइनस नेगेटिव साइन आएगा, सो इट वुड बी नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से अगर ऐड कर दिया मैंने, लाइक साइन पाई प्लस थीटा कर दिया, तो साइन पाई प्लस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा, अगर यही कॉस है साइन की जगह, कॉस पाई प्लस थीटा, एक बार पाई माइनस थीटा देखा, पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। उसी तरह से आप प्लस ऐड कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा, और 180 प्लस थीटा अगर कॉसाइन है आपका, कॉस गिवन है, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ये चार। अच्छा, ये तो हो गया पाई प्लस या माइनस थीटा का। अगर 2 पाई है मतलब 360 डिग्री है, देखो साइन जो हो जाएगा, साइन आपका जो हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, एज 360 डिग्री प्लस आप एंगल ऐड कर रहे हो, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा भी आपका साइन थीटा के बराबर होता है। अगर cos 2 पाई प्लस थीटा है, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा के बराबर। तो कभी भी ऐसी इक्वेशंस बन रही हो जहाँ पर आपको दिख रहा हो cos 2 पाई प्लस थीटा आ रहे हैं, तो उसको सिंपली cos थीटा की जो वैल्यू उसमें लिख दो। अगर यही tan गिवन हो, tan 2 पाई प्लस थीटा गिवन हो, तो ये भी tan थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास cot गिवन है, cot 2 पाई प्लस थीटा गिवन हो, तो उसको भी cot थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यानी जो वैल्यू गिवन होगी cos cot, sin 2 पाई प्लस थीटा sin थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, उसी तरह से tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा। अब कुछ कुछ बेसिक वैल्यूज तो आपको लर्न होनी चाहिए खुद से ही, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, साइन 45 डिग्री हो गया 1 डिवाइडेड बाय √2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1। अच्छा, अगर साइन 120 डिग्री है तो वो सेम होता है साइन 60 डिग्री के बराबर, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये सेम है। साइन 180 साइन 90 का डबल होता है, लेकिन ये 0 हो जाता है। साइन 0 हो या साइन 180 हो, ये 0 के बराबर है।
अगर साइन 270 है, साइन 270 -1 के बराबर है, और साइन 360 डिग्री की जो वैल्यू थी ये 0, सो साइन 180, साइन 180 इज इक्वल टू, उसके अलावा अगर कॉस की वैल्यू, यही सेम चीज कॉस के केस में रखनी है, सो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 के बराबर, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस 120 डिग्री होता है 60 ही होता है, बस माइनस साइन आ जाता है, 180 कॉस 180 0 नहीं होता, -1 होता है, और cos 270 उल्टा हो जाता है, sin 180 0 होता है, sin 270 -1 होता है, cos 180 -1 होता है, और cos 270 0 होता है, और अल्टीमेटली cos 360 डिग्री जो होता है वो 1। और एक कन्वर्जन और याद याद रखना, एक और 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो अगर कितने भी आपके पास कुछ डिग्रीज हैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लो। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख लो, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसएचएम।
ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Yes, ma'am. ओके सी, अब जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन और एक आता है ऑसिलेटरी मोशन। देखो इसके बीच में डिफरेंस क्या है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ना खुद को रिपीट करता है। जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ है, अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो उसका टाइम फिक्स्ड है। 24 आवर्स के बाद अगर ये मान लो ये फेज स्टार्ट हुआ था, ये पूरा रोटेट करके ये फेज वापस यहाँ पे आ जाए, तो एक 24 आवर्स फिक्स टाइम है। उसके बाद अर्थ अपना मोशन फिर रिपीट करती है, फिर रोटेशन स्टार्ट होता है। उसी तरह से अगर रेवोल्यूशन भी ले लो, रेवोल्यूशन जो है अर्थ का सन के अराउंड, उसमें भी तो ये होता है 1 ईयर के बाद 365 डेज के बाद अर्थ ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहां पर वापस आ जाती है। तो यानी कि एक फिक्स टाइम क्या हो गया, 1 ईयर। रोटेशन में फिक्स टाइम क्या है, 24 आवर्स। सो ऐसे फिक्स टाइम के बाद कोई भी अगर मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। उसमें मीन पोजिशन से मतलब नहीं है, मीन पोजिशन पे वापस आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट या जिस जो भी बॉडी है जिसने स्टार्ट किया है मोशन, वो अपने मीन पोजीशन पे वापस तो आ जाता है, लेकिन उसमें आगे पीछे टू एंड फोर्थ रोटेट नहीं करता है, बैक एंड फोर्थ रोटेट नहीं करता। जो प्रॉपर पूरा मोशन है वो कवर कर लेता है। तो जो रेगुलर टाइम इंटरवल है जिसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में जब मोशन ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, तब आप बोलते हो पीरियोडिक मोशन। जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन, या फिर रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज अ पीरियोडिक। उसके अलावा जैसे कि मून का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, 27 डेज वैसे 27.3 डेज। तो 27.3 डेज एक फिक्स टाइम इंटरवल। इसके बाद मून ने वापस रोटेशन रेवोल्यूशन शुरू कर दी अर्थ के अराउंड। तो ये जो फिक्स टाइम था, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के केस में 1 ईयर हो गया, रेवोल्यूशन ऑफ मून के केस में 27.3 डेज, इस तरह से हो गए। ये टाइम पीरियड है पीरियोडिक मोशन का। जैसे ही ये टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, मोशन खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे क्लॉक है, जो क्लॉक के हैंड्स है उसका जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है। एक पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट होती है, पर्टिकुलर रोटेशन कंप्लीट होता है, जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होती है फिर वापस वो पोजीशन मोशन स्टार्ट हो जाता है। 12 पे अगर मिनट्स हैंड आ जाता है तो वापस वो मोशन शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो मोशन होते हैं, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब देखो ये ऑसिलेटरी मोशन से कैसे डिफरेंट है। जब पीरियोडिक मोशन हो रहा हो, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का पार्ट ही है, एक टाइप ही है। ऑसिलेटरी मोशन में ये होता है कि मोशन जो हो रहा है वो टू एंड फ्रो हो रहा है अपने मेन पोजीशन से। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पेंडुलम है, पेंडुलम की ऑसिलेशन क्या होता है, ये अगर ये पेंडुलम कनेक्टेड है, ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है। पेंडुलम को थोड़ा सा मोशन दो, पहले इट विल गो ओवर दिस साइड, यहाँ पर जाएगा, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। यहाँ से फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, ये मीन पोजीशन है। उसके बाद फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, उसके बाद फिर वापस मीन पे आएगा। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट है। तो ये क्या हो रहा है, ये अगर मीन पोजीशन, अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है। So if a body in periodic motion moves along the same path to and fro about a definite point, then the motion of the body is vibratory motion या उसे oscillatory motion भी बोलते हो। जैसे कि oscillation of pendulum का हो गया, the motion of bob of swinging pendulum is oscillatory motion। या फिर when a load spring is pulled and then released, the load attached to the spring oscillates या executes oscillatory motion। अब जितने के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आ जाते हैं पीरियोडिक मोशन में। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन एक्सप्रेस पीरियोडिक मोशन, ये याद है। तो ये चीज हो गई कि ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक मोशन का टाइप हो रहा है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन तो ऑसिलेटरी नहीं हो रहे। लाइक अर्थ की रेवोल्यूशन है, वो ऑसिलेट थोड़ी ना कर रहे हैं।
तो एक मूवमेंट अपनी कंप्लीट करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, फिर वापस रिकवर कर रहा है। लेकिन जैसे पेंडुलम का केस है, वो तो ऑसिलेट कर रहा है। सो यू कैन से ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, जितने ऑसिलेटरी, ये पीरियोडिक तो होते हैं बिकॉज वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ऑसिलेटरी? बिकॉज टू एंड फ्रो के अबाउट रोटेट नहीं करते अपनी पोजीशन पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक बार पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में। तो एक बार इन एग्जांपल्स को लिख लो, ऑसिलेटरी पीरियोडिक को लिख लो। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है तो उसका मतलब पीरियोडिक मोशन भी हो गया। तो एसएचएम जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। उसमें ये होता है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करी होती है बॉडी पे। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करी है वो एक चीज के प्रोपोर्शनल होती है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। जैसे कि अगर इस पेंडुलम ने ये मीन पोजिशन से इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इस पे जो अप्लाइड फोर्स है, जो भी फोर्स अप्लाइड है वो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भी अप्लाइड फोर्स होगी उस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। सो वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं एसएचएम के केस में। So it is a type of oscillatory motion in which a restoring force acts on the body which is directly proportional to displacement. कहाँ से? अपनी mean position से, from the mean position, और हमेशा mean position पे directed होती है। So it's a type
of oscillatory motion, जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट से और हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होती है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए लाइक मोशन ऑफ पेंडुलम। एक फिक्स्ड एंड होता है पेंडुलम का, एक फ्री एंड होता है। ये फ्री एंड मूवेबल होता है, रोटेट करते हैं, मोशन यहीं पे एग्जिबिट होती है। तो अगर ये मीन पोजीशन है, लेट्स से ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एक्सट्रीम मतलब जितना ज्यादा दूर पेंडुलम जा सकता है। तो ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो खैर मोशन ऑफ अ पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे ये जा रहा है फिर ये वापस आ रहा है, उसके बाद फिर ये जा रहा है फिर ये वापस आ रहा है, ये जो हो गया मोशन, ये होता है आपका एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। या उसके अलावा भी, जैसे कि स्प्रिंग है, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग है, तो अगर ये फिक्स्ड एंड है स्प्रिंग का, ये फ्री एंड है, फ्री एंड में मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया ऑफ मास एंड से। अब ये इसकी मीन पोजीशन है, तो अगर मैंने इसे स्ट्रेच किया तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा जब स्प्रिंग न्यूट्रल पोजीशन में हो गया, रिलैक्स कर गया और न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है स्प्रिंग का, ये भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है, तो एज एन एसएचएम। उसके अलावा एक और एग्जांपल होता है लिक्विड इन यूट्यूब। यूट्यूब जो हम लोग ने फ्लूइड्स में पढ़ा था ना, वही वाली यूट्यूब, यू शेप ट्यूब होती है, उसमें लिक्विड होता है, तो उसमें जो लिक्विड होता है वो भी एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। सो लिक्विड इन अ यू शेप्ड ट्यूब। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसएचएम के। सो पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट एसएचएम इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी इसकी जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, in a straight line, and the graph between displacement of the particle from equilibrium position and time is a sine या cosine का। तो ग्राफ हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ एसएचएम होता है, एक बार इसे नोट कर लो।
देखो, अब ना जब एसएचएम एग्जीक्यूट करती है कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल, जब एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. So, conditions of SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक तो ये होता है कि ऑसिलेटरी होना चाहिए. ऑसिलेटरी अभी हम लोग डिस्कस किया था, जो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो अबाउट रोटेट करे, मूवमेंट मूव करे. सेकंड, एक तो हो गया, पहला हो गया ऑसिलेटरी मोशन. दूसरी इसकी कंडीशन होगी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड हो. सो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, restoring force should act all should act towards the mean position. रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मीन पोजीशन के डायरेक्टली एक्ट करे. अच्छा, और थर्ड ये है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे टू बी माइनस के एक्स. माइनस साइन पता है क्यों शो हो रहा है? यस लाइशा, एनी आइडिया? No, ma'am. देखो, नेगेटिव साइन जो है, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना मीन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, इस वजह से नेगेटिव साइन आपका आ रहा है. सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. एक्स तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. के यहाँ पर स्प्रिंग फैक्टर है, जो कांस्टेंट है उसे हम लोग स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं. अब स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट इसका नाम हो जाता है. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अलग अलग केसेस के लिए स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है. सो ये होगा स्प्रिंग फैक्टर. सो ये कंडीशन है. एक बार कंडीशंस लिख लो, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे.
देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब। सो पहला है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम कहते हैं। तो जैसे कि अभी जैसे स्प्रिंग का हम लोग ने केस लिया था, ये स्प्रिंग है, फ्री एंड से एक मास एंड कनेक्टेड है। ये जो है ये मैं कहती हूँ इसकी मीन पोजीशन है। दिस इज द मीन पोजीशन। अब क्रॉस करके आगे अगर ये इसकी मेन पोजीशन थी, तो अभी इसमें क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा। उसका फॉर्मूला भी देखा था, माइनस के एक्स। माइनस के। अब अगर मैं कहती हूँ एम मास ऑफ बॉडी, जो एम लिया है ना, एम इज द मास ऑफ बॉडी, m is the mass of the body। तो अगर f फोर्स है, m मास है, तो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला हमें पता है, f इज इक्वल टू एम ए। सो उस बेसिस में एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय m। फोर्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस के ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय m। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। dv ओवर dt, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ so acceleration is t square x divided by dt square। so ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, इन दोनों से हो जाएगा माइनस के बाय m इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये वाली टर्म भी इसके पास लेता हूँ, दोनों टर्म्स एक साथ, यानी कि माइनस के एक्स से इधर जाके हो जाएगा प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई एम, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो जो के बाय एम है, ये जो टर्म दिख रहा है ना, के बाय एम, इस के बाय एम को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, दिस के बाय एम, ये। सो के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोलो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, के बाय एम अगर ओमेगा स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर तो सेम रहेगा। यहाँ पर के बाय एम की जगह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये वाला x, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन आ रही है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच। यहीं से खुद देख लो, जो डी स्क्वायर एक्स है आपका, डी स्क्वायर एक्स डी डिवाइडेड बाई डी, ये माइनस ऑफ एक्स के डायरेक्टली उसमें यही से शो होता है कि ये जो इक्वेशन आई है, दिस अच्छा एक और चीज, जो ये फॉर्म दिखाया है, अगर इसमें ओमेगा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट
अब ये क्या है, ए और फाई नॉट और ओमेगा टी, ये पूरा फेस फेस कांस्टेंट, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। या फिर ए cos ओमेगा टी प्लस
देखो इसमें जो ए है, ए का मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है जो भी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है मीन पोजीशन से पार्टिकल का ये मोशन है। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्स तो है डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी अलग अलग यूनिट होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये पोजीशन में चेंज आ रहा है। सो फॉर स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट इन इस पोजीशन, स्प्रिंग जो डिस्प्लेस कर रहा है आगे पीछे जो अपने मेन पोजीशन से मूव कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कहाँ आ रहा है, पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है। तो अगर पोजीशन में चेंज है तो क्या हो जाएगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है देखो पेंडुलम के लिए जो चेंज आता है वो एंगल में आता है। तो एंगल में जो चेंज आता है वो किस रिस्पेक्ट में मेजर होता है, वो मेजर होता है रेडियन में। दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। उसके अलावा फिर आता है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो होते हैं, साउंड वेव्स जो मेजर होता है, साउंड वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वो प्रेशर के टर्म्स में होता है। और प्रेशर की एसआई यूनिट हम लोग ने पढ़ी थी पास्कल। उसी तरह से लाइट वेव्स, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से आते हैं। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से चेंज होता है। तो इलेक्ट्रिक के लिए तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक के लिए हो जाएगा टेस्ला। उसके बाद एक और चीज आती है ओमेगा। जो ओमेगा हम लोग मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ओमेगा क्या होता है, एम्पलीट्यूड तो डिस्कस कर लिया। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो ओमेगा है यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, या फिर 2 पाई न्यू भी कर सकती है, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकती है। 2 पाई न्यू, न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। वो ऐसे आती है यूनिट इसकी की, थीटा की तो होती है रेडियन, और ये होता है थीटा बाय टाइम, यानी कि डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की होती है रेडियन, तो ये हो जाती है रेडियन पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। एक बार इसको भी लिख लो।
लिख लिया इतना? Yes, ma'am. अच्छा देखो, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड, उसमें तो रिलेशन देख लिया कि ओमेगा होता है 2 पाई/टी, यानी कि 2 पाई और टी होता है टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड। अब अगर मैं कहूँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है उसमें क्या रिलेशन होता है? देखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से आई हैव रिप्रेजेंटेड ओवर देयर। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लगते हैं 1 सेकेंड में जितने, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इनका रिलेशन ऐसे होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल होता है, हो जाता है। और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज एसआई यूनिट। अच्छा एक और चीज, ये सारे टर्म तो हम लोग ने डिस्कस कर लिए जो 30 ये वाले टर्म्स, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ब्रैकेट में, चलो मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ। ये जो लिखा है ए इज इक्वल टू, ए नहीं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाली इक्वेशन होती है। ये मैंने कहा था ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो पूरा का पूरा टर्म होता है, ये जो टाइम के साथ पूरा एवोल्यूशन बताता है सिस्टम का, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फेज। ये पूरा टर्म हो गया फेज। फेज डिसाइड्स टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये तो फेज हो गया पूरा, जैसे साइन थीटा जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसकी जगह ये पूरा एंगल है पूरा पूरा। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली जो फाई नॉट है, ये जो फाई नॉट है, दिस इज द फेज कांस्टेंट। ये फेज कांस्टेंट है फाई नॉट। ये क्या बताता है? सिस्टम की स्टेट बताता है। ये क्या डिसाइड करता है? स्टेट ऑफ सिस्टम। कब स्टेट ऑफ सिस्टम? कब? जब t इज इक्वल टू 0। स्टेट ऑफ सिस्टम एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब कि टाइम जब इनिशियल टाइम था तब सिस्टम कहाँ पे था? अपनी मीन पोजीशन पे। तो वो फैक्टर कौन डिसाइड करता है? वो फैक्टर डिसाइड करता है फेज कांस्टेंट। सो इसका मतलब है दिस मींस दैट at t equal to 0, मीन पोजीशन या फिर एक्सट्रीम पोजीशन जो भी है, वहां पर होगा पार्टिकल, या फिर कहीं पे इन बिटवीन समवेयर एल्स, समवेयर। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म हो गया ये हो गई फेस, और ये जो था फाइन नॉट था, ये स्पेसिफिकली था फेस कांस्टेंट। एक बार इसको भी लिख लो, फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम की हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसी पे जैसे अभी हम लोग ने किया है, इसी पे बेसिस है मैं तुम्हें एक इक्वेशन दूं एक्स के टर्म्स में, तो उसका एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज कांस्टेंट बताओ। एक बार ट्राई करो इसको। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ एक्स की वैल्यू है 20 sin 10t + π/2 इतना मीटर्स, ये गिवन है बस। और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कैलकुलेट, पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थर्ड हो गया टाइम पीरियड,
और फोर्थ पार्ट हो गया फेज कांस्टेंट। तो देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो मेन इक्वेशन है तुम्हारी, जैसे x इक्वल्स टू 20 साइन 10t प्लस पाई बाई 2, ये वाली इक्वेशन जो है, तो इसे ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। जैसे 20 साइन 10t प्लस पाई बाई 2 है। मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये थी। अच्छा इस इक्वेशन में बताओ एम्पलीट्यूड क्या था। हाँ लाइशा, अभी मैंने बताया था एम्पलीट्यूड क्या है, कौन सा सिंबल एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा अल्फाबेट। मैम ए। हाँ ए कर रहे हैं। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करे तो तुम्हें यही चीज इस इक्वेशन में खोजनी है, जो गिवन इक्वेशन है। तो इसका मतलब ए की जगह इस इक्वेशन में क्या आ रहा है 20, तुम्हारा एम्पलीट्यूड सिंपली हो जाएगा 20 मीटर। समझ आया। यस मैम। ठीक है, अब देखो उसी तरह से ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड था ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो अब तुम देखोगे इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह क्या आ रहा है, तो 10 आ रहा है। तो सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 रेडियन पर सेकंड। अब ओमेगा और टाइम पीरियड का एक रिलेशन है, ओमेगा टाइम पीरियड। सबसे पहले फेज कांस्टेंट देख लेते हैं, फेज कांस्टेंट डायरेक्ट क्या है पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये आ गया, इसकी जगह क्या आ रहा है इक्वेशन में पाई बाई 2, तो फेज कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। अगर टाइम पूछा जा रहा हो तुमसे टाइम क्या है, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे हम लोग ने एक रिलेशन देखा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। बस यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू है 10, तो टाइम जो आ जाएगा, टाइम आ जाएगा पाई बाय 5 सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार इतना लिख लो।
देखो आप कैसे चेक करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं किसी भी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन अगर चेक करना है तो उसकी एक चीज है, पीरियोडिक मोशन अगर चेक करना है, देखो एक तो होता है एसएचएम चेक करना, एक होता है पीरियोडिक मोशन चेक करना। अगर साइंस और कोसाइंस हो या फिर उनके कॉम्बिनेशंस गिवन है, जैसे कि साइंस गिवन है या फिर कोसाइंस गिवन है, अगर साइंस गिवन हो या कोसाइंस गिवन या फिर इनके अगर कॉम्बिनेशंस भी गिवन है, कॉम्बिनेशंस गिवन है, साइंस एंड कोसाइंस या इनके कॉम्बिनेशन गिवन। अच्छा अगर एसएचएम का निकालना हो कंडीशन, अगर एसएचएम की निकालना चेक करना, एसएचएम एग्जिबिट करते हैं, तो वो जो इक्वेशन हम लोग निकाली थी ना, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, वो अगर माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो भी मोशन है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर साइंस और कोसाइंस के टर्म में दिख रहा है, जैसे कि मान लो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये साइन का फंक्शन है, इसको मतलब पीरियोडिक मोशन है। या अगर तुम्हें कुछ ऐसे दिख रहा है ए साइन टू ओमेगा टी, ये भी साइन के टर्म्स में है, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। अच्छा या फिर अगर कुछ तुम्हारा इस तरह से हो गया एक्स इक्वल्स टू ए साइन थ्री ओमेगा टी प्लस कुछ फेस कांस्टेंट है पाई बाय फोर, अभी भी ये पीरियोडिक मोशन एग्जिबिट कर रहा है क्योंकि ये साइन और कोसाइन के फंक्शन है, तो यहाँ पे तो साइन के फंक्शन है। अगर इनका कॉम्बिनेशन हो तो भी एग्जिबिट कर रहे हैं। तो एक बार ये लिख लो कैसे चेक करते हैं पीरियोडिक मोशन और एसएचएम की कंडीशन। अच्छा एक बार चेक करो ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, क्वेश्चन देते हैं इसी बेसिस पे ट्राई करना।
एक बार इसे फर्स्ट वाले मेथड से ट्राई करते हैं, पीरियोडिक है कि नहीं। देखो मेथड फर्स्ट, दोनों मेथड से करके देखेंगे जो दोनों मेथड डिस्कस किए हैं। तो मेथड फर्स्ट में देखो क्या इक्वेशन की मैंने, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी, √2 से डिवाइड कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y √2 डिवाइडेड बाई √2। सेम चीज है बिकॉज ये कैंसिल होकर तो 1 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अब जो डिवीजन में √2 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, एक बार इससे एक बार इस तरफ। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा। अब देखो अब क्या बचे, y इज इक्वल टू √2 तो इधर है, y इज इक्वल टू √2। ये जो है हाफ 1/√2, 1/√2 तो cos π/4 के बराबर होता है, 180/4 ही तो 45 डिग्री होता है। और cos 45 डिग्री की अभी हम लोग ने क्या वैल्यू देखी थी, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा cos π/4, क्या बचा साइन ओमेगा टी। उसी तरह से साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो साइन 45 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/4 यानी 180 डिवाइडेड बाय 4, वही तो साइन 45 आता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन ये हो जाएगा π/4 और ये बचा ऊपर से कॉस। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि अगर साइन a प्लस बी गिवन है तो ये हो जाता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन। तो वही चीज इधर करनी है, एक ही जगह क्या है हमारे पास, ये एक ही जगह है और ये b है, तो a प्लस बी हो रहा है साइन a कॉस b। तो ये अगर a है ये b है तो सिंपली क्या हो जाएगा, y आ जाएगा √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ये हो जाएगा डायरेक्टली। और इस क्योंकि ये साइन का फंक्शन आ रहा है इसका मतलब ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। सो पहला ऑप्शन क्या था पीरियोडिक, दूसरा था नॉन पीरियोडिक था, थर्ड था एसएचएम। तो इस एसएचएम वाला है। तो ये तो एक मेथड से हो गया। दूसरा मेथड हम लोग ने क्या देखा था चेक करने के लिए, दूसरा मेथड था सिंपली d²x अगर प्रोपोर्शनल है कि नहीं। दूसरा मेथड भी अभी देख लेते हैं। देखो दूसरा मेथड था अगर d²y, इसमें तो y लेते हैं, अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस ऑफ y के। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मत बोलो, y की वैल्यू गिवन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो अब देखो अगर इसको डबल डिफरेंशिएट dy/dt करोगी, इसे का डिफरेंशिएशन एक बार निकालोगी तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा इधर बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन मैंने पहले लिख दिया, साइन ओमेगा टी। ये हो गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, अगर ओमेगा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू है, ये dy/dt की वैल्यू। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो d²y/dt यानी डबल डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा ओमेगा, पहली बाहर आ जाएगा, अब अंदर क्या बचेगा, फिर से ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो इसलिए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस, इधर से ओमेगा आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का क्या होता है कॉस ओमेगा टी। तो ये बचा। अब देखो ओमेगा यहाँ से फिर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा फिर कॉमन हो जाएगा, तो d²y/dt जो है d²y, तो ओमेगा भी कॉमन आ गया, एक ओमेगा ऑलरेडी है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ओमेगा
ये दे देगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये आ रहा है, अगर ये क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, यही तो y था। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म क्या थी y, देखो उस फॉर्म में आ गया, डी स्क्वायर वाई डी टी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y। तो इससे पता चल रहा है ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है सिस्टम, ऐसा। एक बार इसको लिखते हैं। पहले मेथड 1 नोट कर लो, फिर मेथड 2 नोट करना। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक और करो, पीरियोडिक है एसएचएम है या नॉन पीरियोडिक है, वो चेक करो। वाई की वैल्यू में लिख के देती हूँ।
देखो ये ऐसे होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो पीरियोडिक मोशन है। साइन और कॉस का जो जो फंक्शन है वो सारे, या इसका कॉम्बिनेशन, वो तो पीरियोडिक मोशन होता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, ये तो पीरियोडिक है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। ऐड जब हो रहा होता है, ये भी हम लोग ने देखा था, नॉट एसएचएम। एसएचएम की कंडीशन हम लोग ने अलग से देखी थी। अब अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो देखो कैसे टाइम पीरियड निकलेगा। y है साइन ओमेगा टी, ये है कॉस टू ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई टी। यहाँ पर ओमेगा 2 ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो T1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले हमने, तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ये T2 अगर है सेकेंड टाइम पीरियड इसका, तो T2 हो जाएगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है, यानी पाई बाय ओमेगा बचेगा। और अगर यहाँ से ये होगा 4 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई T3। सो T3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 पाई बाई 4 ओमेगा। तो अगर सिस्टम का निकालना है पहला टाइम पीरियड, तो सिस्टम का पहला टाइम पीरियड है ये ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। ये समझ आया टाइम पीरियड कैसे निकला है? ये वाला फॉर्मूला था ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, Yes, उसमें ma'am. सारी वैल्यूज होती है। ठीक है, एक बार लिखो उसको।